नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी कहानी के अंधेरों में जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एक ऐसा श्राप जिसने कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की एक साधारण सी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी को एक न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर काफी खौफनाक और दिलचस्प होने वाला है। मुझे जला दिया गया था, अब मुझे बदला लेना है। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस शैतानी ताकत का असली मकसद है जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया। ये एक आत्मा की तड़प है, उसका भयानक प्रतिशोध है। और मजे की बात यह है कि ये प्रतिशोध किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है। आइए समझते हैं कि इस पूरी खौफनाक घटना की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो इस पूरी घटना का जो केंद्र है वो है रूम नंबर 13, गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल का वो कमरा जिसे कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कभी नहीं चुनती। हमारी जो मेन कैरेक्टर है रवीना, वो भी वहां रहने से बिल्कुल साफ मना कर रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स गरिमा और संजय बहुत ही सख्त मिजाज के थे। उन्होंने उसकी बातों को बस एक बहाना समझकर टाल दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि जब एक लोकल लड़की ने भागकर उन्हें इस कमरे के श्राप के बारे में चेतावनी भी दी, तो भी उन्होंने उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नतीजा, रवीना को जबरदस्ती उस मनहूस कमरे में भेज दिया गया और समझ लीजिए यहीं से उसकी किस्मत पर ताला लग गया। अब अगर हम गहराई से देखें तो इस खौफ की असली वजह सिर्फ वो भूत नहीं है, बल्कि रवीना का वो भयानक अकेलापन है। उसके माता पिता ने उसकी मेंटल स्टेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ पढ़ाई पर प्रेशर डाला। सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। और जैसे ही वो उस कमरे में अकेली पड़ी, सीनियर्स ने उसकी रैगिंग शुरू कर दी, उसे डराना शुरू कर दिया। ये जो साइकोलॉजिकल आइसोलेशन है ना, इसी ने उसे उस शैतानी शक्ति का सबसे आसान और कमजोर शिकार बना दिया। क्योंकि जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तब डर और भी ज्यादा हावी हो जाता है ना? और इसी भारी अकेलेपन के बीच शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव की, जहां आतंक का स्तर धीरे धीरे लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ने लगता है। देखिए, पैरानॉर्मल चीजें कभी एकदम से हमला नहीं करती, वो पहले आपके दिमाग से खेलती हैं। इस आतंक की टाइमलाइन को अगर हम समझें तो पहली रात रवीना को दरवाजे पे खटखटाहट और किसी के रोने की आवाजें आती हैं, जो अचानक इतनी तेज हो जाती हैं कि कान फटने लगे। दूसरी रात मामला और भी डरावना हो जाता है। एक अजीब सी काली परछाई उसके बिस्तर के नीचे से निकलकर दीवारों पर रेंगने लगती है। घबराकर रवीना अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन वहां से भी उसे सिर्फ डांट ही मिलती है। और फिर तीसरे दिन ये खौफ अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है, जब रवीना की इकलौती दोस्त संजना पूरी तरह से उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाती है। ये वो पल था जब उस कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। खून जैसी लाल आंखें और जले हुए मांस की वो तेज असहनीय बदबू पूरे कमरे में फैल गई। संजना के अंदर जो आत्मा थी, उसने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। और फिर दरवाजे अपने आप बहुत ही भयानक तरीके से जोर से बंद हो गए। ये कोई आम डर नहीं था, ये साफ बता रहा था कि आत्मा अब सिर्फ डरा नहीं रही है, बल्कि उसने फिजिकली उस कमरे पर अपना पूरा कब्जा कर लिया है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा मोड़ लेती है। आखिर वो आत्मा, वो चुड़ैल है कौन? चलिए शकुंतला की असली सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। यहाँ हमें एक अनरिलायबल नैरेटर, यानी जिस पर भरोसा ना किया जा सके, उसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। एक तरफ वो आत्मा दावा कर रही है कि उसे बेरहमी से जला दिया गया था, किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो बस न्याय चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जब रवीना इंटरनेट पर थोड़ी छानबीन करती है, तो एक बहुत ही काली और खौफनाक सच्चाई बाहर आती है। असल में उसका नाम शकुंतला था और वो एक मेंटली अनस्टेबल स्टूडेंट थी। उसे अपने एक सीनियर से प्यार था और जब उस सीनियर ने उसे रिजेक्ट किया, तो शकुंतला ने ही उसे कमरे में बुलाकर आग लगाई थी। पर उस आग में वो खुद भी जलकर मर गई। मतलब वो कोई बेचारी पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक बेहद आक्रामक और खतरनाक अपराधी थी। और जैसे ही ये डार्क सच्चाई सामने आती है, आत्मा का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। वो संजना को अपनी गिरफ्त में लेती है और पलक झपकते ही एक ही झटके में संजना की गर्दन तोड़ देती है। ये इस बात का बहुत ही क्लियर और ब्रूटल सिग्नल था कि वो आत्मा अब सिर्फ डराने के मूड में नहीं है। उसने खुलेआम ये धमकी दे दी कि वो सिर्फ उन सीनियर्स को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कॉलेज को खत्म कर देगी, क्योंकि उसे लगता था कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। अपनी ही दोस्त संजना की भयानक मौत के बाद
ये कहानी अपने सबसे खूनी और क्रूर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। रवीना अब उस बंद कमरे में बिल्कुल अकेली है। एक तरफ उसकी दोस्त की लाश है और दूसरी तरफ वो शैतानी ताकत। यहाँ से शुरू होता है फाइनल मैसेकर, यानी आखिरी नरसंहार। अब अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश में रवीना खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। लेकिन असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर तो तब शुरू होता है जब उसे होश आता है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, किसी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटी है। सामने एक ऑपरेशन थिएटर दिखता है जिस पर लिखा है नंबर 13, और अगली ही सेकंड जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती हैं, वो वापस उसी खौफनाक हॉस्टल के रूम नंबर 13 में उसी ठंडी जमीन पर पड़ी होती है। ये आत्मा का रचा हुआ एक बेहद ही क्रूर और दिमागी भ्रम था। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। सोचिए, रवीना अपनी टूटी हुई हड्डियों के दर्द के साथ बिना किसी मेडिकल हेल्प के पूरे 7 दिनों तक उस घने अंधेरे कमरे में पड़ी रही, और उसके ठीक बगल में उसकी दोस्त संजना की लाश थी, जो अब बुरी तरह सड़ने लगी थी और उसमें से भयानक बदबू आ रही थी। लगातार 7 दिनों का ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सच में इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये जो अगला नरसंहार है ना, ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि वो आत्मा कितनी ज्यादा अजेय और खूंखार हो चुकी थी। जब पूरे 7 दिन बाद आखिरकार काजल, पूनम और हॉस्टल के गार्ड ने उस कमरे का दरवाजा खोला, तो मौत का एक भयंकर खेल शुरू हो गया। आत्मा ने बिना कोई मौका दिए एक एक करके सबको मार डाला। पूनम का बेरहमी से गला घोट दिया गया, गार्ड को दीवार से इतनी जोर से पटका गया कि उसकी गर्दन ही टूट गई, और काजल की आंखों में उंगलियां घुसाकर उसे सबसे दर्दनाक मौत दी गई। सच कहें तो उस आत्मा की दानवी ताकत के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। इन सब खौफनाक घटनाओं के बाद आता है इस कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसा सच जो सर्वाइवर होने के श्राप को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिसने एक झटके में सबको मार डाला, उसने रवीना को जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये एक डायलॉग उस आत्मा के सबसे डरावने और विकृत इरादे को सामने लाता है। तू जिंदा रहेगी, क्योंकि अब तुझे ही मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। मतलब आत्मा ने रवीना को किसी दया की वजह से नहीं छोड़ा था, वो बस रवीना को एक जीवित बर्तन, एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। एक ऐसा जरिया जो उस खौफ और उस खूनी कहानी को हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा रखे। वो शैतानी ताकत बहुत अच्छे से जानती थी कि मौत से भी ज्यादा भयानक है उस खौफ के साथ हर पल घुट-घुट कर जीना। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। रवीना का मेंटल बैलेंस पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी वो उसी रूम नंबर 13 में बैठती है, अंधेरे में अजीब और खौफनाक तरीके से हंसती रहती है और पागलों की तरह अपने ही बाल नोचती रहती है। रूम नंबर 13 से जिंदा बचकर निकलना असल में उसके लिए मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक सजा बन गया। उसका शरीर तो सांस ले रहा है, लेकिन उसका दिमाग वो हमेशा के लिए उस आत्मा के उस खौफनाक कमरे में कैद हो चुका है। तो इस पूरे खौफनाक विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा बेचैन कर देने वाला सवाल रह जाता है जो शायद काफी समय तक सोने न दे। रवीना तो बच गई, लेकिन अपनी मानसिक शांति और अपनी जिंदगी की कीमत चुकाकर। वो जो श्राप है ना, वो आज भी वहीं है, खत्म नहीं हुआ है। वो बस अपनी अगली शिकार, अपनी अगली कहानी का इंतजार कर रहा है। रूम नंबर 13 आज भी गोदावरी हॉस्टल में मौजूद है। तो उस मनहूस कमरे में भेजी जाने वाली अगली स्टूडेंट कौन होगी? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, हर बंद दरवाजे के पीछे की कहानी वो नहीं होती जो दुनिया को बताई जाती है।